हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं हमारे स्टूडेंट्स? के कुशल मंगल हैं आप सभी? हमारे सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करें। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? कल की भी हमारी क्लास में हमारे स्टूडेंट्स 4-5 मिनट की क्लास होने के बाद आए थे। क्यों बच्चों, टाइम पे क्यों नहीं आते हम? इतनी लेट तक सोते रहते हैं। समय से आना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो समय की वैल्यू रखता है, समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। समझ रहे हैं ना? कुछ लोग समय के कितने पाबंद होते हैं, तो हमें भी क्या होना चाहिए? समय का पाबंद होना चाहिए। चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करें। कल हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम क्या पढ़ रहे थे? हमारी जो आरओ पाठ्य पुस्तक है उसका चौथा पाठ, सुमित्रा नंदन पंत, जिनके बारे में मैंने क्या बताया था? प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि, उनकी वे आंखें कविता हम पढ़ रहे थे। हमने कवि परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ा था। देखो बेटा, आप सभी लोग रिप्लाई किया करो, सभी लोग कमेंट्स किया करो, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर दिया करो। मैं आपको इस समय रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे लैपटॉप भी चलाना है, आपको पढ़ाना है, लेकिन मैं बाद में उनको देखती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे आधे स्टूडेंट जवाब देते हैं और आधे नहीं देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आज से आप सभी आंसर देंगे। ओके, मेरे लिए मेरे सारे स्टूडेंट्स एक समान है, बराबर है। तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर दिया करो। सभी का एक्टिव होना, जागरूक होना बहुत आवश्यक है। ओके, चले हम क्लास की ओर। तो देखिए कल आप क्या क्या पढ़ चुके थे, तो जो पढ़ चुके थे वो हम छोड़ देते हैं। कल हमने सुमित्रा नंदन पंत का कवि परिचय पढ़ा था। कैसी लगी आपको कल की क्लास? बहुत अच्छा लगा होगा सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़कर। कितने अच्छे प्रकृति के चितेरे कवि हैं। को भी प्रकृति से इतना ही प्रेम करना चाहिए जितना सुमित्रा नंदन पंत ने किया। ये पढ़ चुके हम, ये भी पढ़ा हमने। ओके, उनकी पुरस्कार, रचनाएं, ये सब पढ़ चुके हैं हम। मूल्यांकन हमने पढ़ लिया। ये काव्यांश भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको प्रश्न पूछा था कल, मैंने आपको इन काव्यांश में से प्रश्न पूछा था, लेकिन आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, क्या अच्छी बात है? रिप्लाई नहीं किया? नहीं है ना? अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। ओके, आज से करेंगे ना? यस नो बताइए। पहले पहले सभी कमेंट्स कीजिए कि आज से हम हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, तो ही मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। यस नो स्टूडेंट्स, चलिए बताइए, सभी रिप्लाई कीजिए। और जो आपके दोस्त नहीं आए ना, एक बार उनको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल शेयर करो, रिप्लाई करो। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। आर यू रेडी आगे पढ़ने के लिए? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ से पढ़ना है हमको। ओके, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदू की जोड़ी। आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं ना। बिका दिया घर बार द्वार पर, एक किसान जो है लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसका सब कुछ, उसकी पूरी दुनिया मिट चुकी है, और वह हताश, निराश, परेशान अकेला बैठा है। और उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो मनोस्थिति जो चल रही है, वो कवि ने वे आंखें कविता के माध्यम से उजागर की है। तो कल तक हमने पढ़ लिया था कि कैसे उसके खेत और खलियान थे उसके पास, जहाँ उसकी हरी भरी फसल लहराती थी, लेकिन लगान नहीं चुका पाने के कारण उसके खेत खलिहान उससे छीन लिए गए। उसका एकमात्र जो बेटा था, उसकी आंखों का तारा, सहारा, वह उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया, क्योंकि जमींदारों की के कारिंदों के द्वारा पिटाई करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। स्टूडेंट्स, बर्द शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए ये रहा बरदू। बरदू की जोड़ी का मतलब बैलों की जोड़ी। ठीक है, किसान को खेती में किसकी आवश्यकता होती है? बैलों की जोड़ी की आवश्यकता होती है, जिससे वह हल जोतता है
और कुर्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए जरा। कुर्क का अर्थ होता है नीलाम होना। कुर्क का क्या अर्थ होता है, नीलाम होना। कोड़ी, कोड़ी का मतलब होता है एक पैसा भी नहीं छोड़ा, किसने, महाजन ने। देखिए, किसान ने अपने जमीन पर खेती करने के लिए महाजन से पैसा उधार लिया, ठीक है, और उस पैसे से उसने अपने खेतों में खेती की, लेकिन किसी कारणवश उसकी फसल नहीं हो पाई। प्राकृतिक कारण से भी हो सकती है और दूसरे कारण से भी हो सकती है। तो क्या हुआ कि वो समय पर महाजन से जो उधार लिया था वो चुका नहीं पाया, और नहीं चुका पाने के कारण क्या हुआ, उस महाजन से जो उसने उधार लिया था उसके बदले में महाजन ने बिका दिया घर द्वार। महाजन ने उसके घर द्वार को बिका दिया। आपको पता है ना कि आज भी जब हम ब्याज ले लेते हैं और लोन बहुत हो जाता है, हम चुका नहीं पाते हैं, तो जो चीज आपने गिरवी रखी है उसकी नीलामी हो जाती है, उसकी बोली लग जाती है, होता है ना ऐसा। तो किसान के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह लगान नहीं चुका पाया, वह अपने उधार लिए हुए पैसे नहीं चुका पाया। तो महाजन ने क्या कर दिया, महाजन ने उसका घर द्वार, उसका घर, उसकी जमीन सब कुछ बेच दिया, नीलाम करवा दिया। महाजन ने ब्याज की ना कोड़ी छोड़ी, और ब्याज में से, ब्याज समेत वसूल किया, ब्याज में से एक पैसा भी उधार नहीं छोड़ा। आप देखिए कि जिस व्यक्ति के पास वास्तविक मूल्य चुकाने की हैसियत नहीं है, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ब्याज कहाँ से चुकाएगा। लेकिन इन लोगों को कतई दया नहीं आती थी, इन जमींदारों को, महाजनों को, साहूकारों को कभी दया नहीं आती थी। जितना होता था ना, उससे उल्टा 4 गुना ज्यादा वसूल करते थे। वो ब्याज जो देते थे ना, उस पर भी वो क्या लगाते थे, जो रेट लगाते थे, जो ब्याज दर होती थी, वो जरूरत से अधिक वसूल करते थे, क्योंकि जिसकी मजबूरी है उसको पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, लगान के पैसे, लगान नहीं चुका पाने के कारण और महाजन से उधार लिए पैसे नहीं चुका पाने के कारण किसान का घर, उसकी जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया। लेकिन महाजन को जरा भी किसान के ऊपर दया नहीं आई, और उसने ब्याज की एक कौड़ी भी, ब्याज का एक पैसा भी कम नहीं किया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधू की जोड़ी। किसान के लिए उसके बैल उसके परिवार का एक अंश थे, उसके परिवार का एक हिस्सा थे, उसके परिवार का एक भाग थे, क्योंकि उन बैलों के साथ वो प्रतिदिन खेत में जाता था और खेती करता था। तो उसके साथ उसका एक अटूट सा संबंध हो गया था। लेकिन जब वह महाजन के पैसे नहीं चुका पाया, तो महाजन ने उसके बैलों की जोड़ी को भी क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया। और अपने बैलों को, नीलाम होते बैलों को देखकर आज भी वह छवि रह रहे आंखों में चुभती। किसान की आंखों में आज भी वह छवि चुभ रही थी। आज भी वह घटनाक्रम याद करके, वह दृश्य जब उसकी आंखों के सामने आता कि किस प्रकार से नीलामी के में उसके बैल भी नीलाम हो गए, यह दृश्य जब उसकी आंखों के सामने आता है, तो उसे बहुत ही कष्ट, पीड़ा की अनुभूति होती है। क्यों, क्योंकि उसके बैलों के साथ उसका एक अटूट संबंध बन गया था। देखो स्टूडेंट्स, यदि हम हमारे घर में कुत्ता भी पालते हैं ना, एक बिल्ली, एक जीव पाल लेते हैं, तो हमारा उसके साथ कितना अटैचमेंट हो जाता है, कितना लगाव हो जाता है ना, कि जब वह किसी भी कारणवश हमसे दूर होता है तो हमें बड़ी पीड़ा की अनुभूति होती है। हमें ठीक वैसा ही लगता है जैसे परिवार का एक सदस्य हमसे दूर होता है तब लगता है, ठीक है। तो किसान की आंखों में जब वह दृश्य आता है कि किस प्रकार से लगान चुकाने के लिए महाजन ने उसके बैलों को नीलाम कर दिया, तो यह दृश्य कि उसका, उसके परिवार का हिस्सा नीलाम हो गया, ये दृश्य उसकी आंखों में रह रहकर चुभ रहा था। आ गया समझ में। चलिए ये बताइए कि रह रहे में कौन सा अलंकार है। हाँ स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, रह रहकर में कौन सा अलंकार है। शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ एक ही है, तो कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कहां पर है, और अनुप्रास अलंकार तो आप जानते ही हैं, भाषा सीधी, सहज, सरल और स्पष्ट है। आपसे प्रश्न है, किसान के कौन सी रह रहे आंखों में चुभती कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, किसान के बैलों की जोड़ी कुर्क क्यों हो गई, इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे भेजना है। क्या भेजना है, किसान के बैलों की जोड़ी कुर्क क्यों हो गई। चले आगे देखिए,
उजरी उसके सिवा किसे के पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। ठीक है, आह, ये आह है। ओके स्टूडेंट, देखिए, उजरी, उजरी उसकी गाय का नाम था। किसान की गाय का क्या नाम था बच्चों? उजरी था। दुहाने का मतलब होता है दूध निकालना। नाचा करती का अर्थ होता है आंखों के आगे दृश्य साकार होना। आंखों के आगे दृश्य साकार होना। अब देखिए, उजरी उसके सिवा किसे कब दूध दुहाने आने देती। किसान कहते हैं, किसान की आंखों के सामने, आज मैंने कहा था ना कि किसान हार कर, थक कर, निराश, हताश, परेशान, दुखी बैठा है, एक जिंदा लाश बन चुका है वो, तो उसकी आंखों के समक्ष एक एक दृश्य आता है। जब हम ये कविता पढ़ते हैं ना बच्चों, तो एक दृश्य सा हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि क्या स्थिति हुई होगी उस किसान की। तो कहा था ना कवि ने, भाषा कैसी है उनकी? चित्रात्मक है। कैसी भाषा है? चित्रात्मक है। ठीक है, देखिए, तो उजरी, किसान की जो गाय थी उसका क्या नाम था? उजरी था। किसान की गाय उजरी किसान से इतना प्रेम करती थी कि वह किसान के अलावा अपना दूध किसी और को निकालने नहीं देती थी। किसान की गाय उजरी का किसान के साथ इतना एक अटूट ता एक रिश्ता बन गया था, एक आत्मीय रिश्ता बन गया था कि किसान के अलावा वह किसी को दूध निकालने नहीं देती थी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन नीलामी में वह भी नीलाम हो गई। लेकिन नीलामी में वह भी नीलाम हो गई। तो आज किसान को बड़ा दुख हो रहा था कि उसकी गाय जो उसकी माँ के समान थी, जो किसान को इतनी प्यारी थी, जो किसान के अलावा किसी को दूध नहीं निकालने देती थी, आज वह गाय भी नीलाम हो चुकी थी, वह गाय भी उससे दूर जा चुकी थी। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ मनुष्य में भावनाएं, फीलिंग्स होती है, जानवरों में नहीं होती है? क्या हम उनसे प्रेम करते हैं, उनसे अलग होने का दुख और एहसास हमको होता है, क्या उनको नहीं होता है? चलिए बताइए, देखें, क्या उनको एहसास नहीं होता है कि वो अपने मालिक से दूर हो रहे हैं, वो अपने परिवार से दूर हो रहे हैं? बताइए। मेरे हिसाब से तो जो एहसास हमको भी होता है वो उनको भी होता है, क्योंकि हमारे घर में भी हमने बहुत सारे जीव जंतु पाल रखे हैं। तो हमारे पास जो कुत्ता था, जब हमारे घर में शादी हुई थी, मेरी बहन की शादी हुई, उसका उससे इतना लगाव था ना कि जब उसकी शादी हुई ना, उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो उसका ही नहीं, हमारे घर में आप देखना, यदि कोई गाय भैंस होती है ना और हमारी मम्मी उसका दूध निकालती है, ठीक है, तो आप देखना कि जैसे ही मम्मी यदि किसी दिन घर से बाहर चली गई और यदि वह आती है, तो वो गाय भैंस दूर से उसे देखते ही महसूस कर लेती है और रंभाने लग जाती है कि उसको खाना दो या उसको पानी दो। और जैसे वह पास में आएगी ना, तो वह उसके अपना मुंह से उसके हाथ वाथ चाटने लग जाती है, उसके करीब रहने की कोशिश करती है। ऐसा होता है नहीं होता? जितना अटैचमेंट हमें अपने पालतू जानवरों से होता है, उतना ही अटैचमेंट उनको भी हमसे होता है, और वो अपने मालिक को पहचानने लग जाते हैं। 12वीं क्लास में एक पाठ है महादेवी वर्मा का, और गोरा, गोरा गाय थी महादेवी वर्मा ने जो पाली थी। जब आप 12वीं में होंगे तब आप पढ़ना, कभी आप ऐसे ही पढ़ लेना गोरा की कहानी। कितना प्यार था महादेव वर्मा को उस गोरा से, और गोरा को महादेव वर्मा से। लेकिन उसकी क्या हो गई थी? असमय मृत्यु हो गई थी। तो ये आप समझ चुके होंगे। आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। सुख की खेती किसे कहा है? सुख की खेती किसान के जीवन में जो हरा भरा भरा पूरा उसका परिवार था, लहराती हुई हरी भरी फसल थी, उसके बैलों की जोड़ी थी, उसका बेटा था, उसकी गाय थी, जब उसका ये भरा पूरा परिवार था, उसके खेत खलियान थे, तो वह उसकी सुख की खेती थी। ठीक है, लेकिन आज वह खेती उजड़ चुकी थी। क्यों? क्यों उजड़ चुकी थी? आपको ये प्रश्न करना था, करना है। उजड़ गई जो सुख की खेती, किसान ने ऐसा क्यों कहा है? ठीक है, या फिर इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। और देखो स्टूडेंट्स, लघुत्रात्मक प्रश्न करना है, मतलब 4-5 लाइन में ही आंसर लिखना है, आपको बड़ा नहीं करना है। उजड़ गई जो सुख की खेती, सुख की खेती किसे कहा है, वह क्यों उजड़ गई थी? ठीक है, तो किसान का हरे भरे लहराते खेत, सुख समृद्धि से भरा हुआ जीवन, उसका बेटा, उसके बैलों की जोड़ी, उसकी गाय जब उसके पास थी, उसका भरा पूरा परिवार था, तो उसके पास सुख की खेती थी, अर्थात चारों ओर सुख ही सुख था। जैसे खेत खलिहानों को देखकर सुख की अनुभूति होती है ना, वैसे भरे पूरे परिवार को देखकर आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन आज लगान नहीं चुका पाने के कारण, महाजन का ब्याज नहीं चुका पाने के कारण, उसकी वह खेती आज उजड़ चुकी थी। क्यों उजड़ गई थी? उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, उसको मार दिया गया था,
उसके बैलों की जोड़ी, उसकी गायें नीलाम हो चुकी थी, उसकी खेती भी बिक चुकी थी, उसके खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया था। तो इस प्रकार से उसकी सुख की सारी सुविधाएं, उसकी सुख की खेती आज उजड़ चुकी थी और आंखों में नाचा करती। और किसान की आंखों के आगे वो एक एक दृश्य साकार हो रहा था। कौन सा दृश्य? कि किस प्रकार से उसका हरा भरा लहराते हुए खेत, उसका भरा पूरा परिवार धीरे धीरे वीराने में तब्दील हो गया, निर्जन स्थान की तरह बन गया। अर्थात उसके जीवन से आज सब कुछ शून्य हो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे। कल करनी ने कहा था कि मैडम हमको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स को कैसा लगा? चले आगे। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें भर आती, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अब देखिए, किसान के जीवन में यही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी समस्याएं आने बाकी थी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। बिना दवा दर्पण के घरनी, देखिए इधर स्टूडेंट्स, घरनी का अर्थ है किसान की पत्नी। घरनी यानी पत्नी, किसकी पत्नी? किसान की बात हो रही है, उसकी पत्नी है। और दवा दर्पण का मतलब हुआ कि दवा या इलाज। किसान की पत्नी बीमार हो गई थी, उसने एक बेटी को जन्म दिया था, वह बीमार हो गई, लेकिन उसका समय पर दवा दारू, कहते हैं ना हमारी नॉर्मल भाषा में, लोकल भाषा में, दवा दारू, उसका समय पर इलाज नहीं हुआ, उसे औषधि दवाइयां नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिले, स्वर्ग चली गई आंखें भर आती। अब देखिए, दूध मुही, दूध मुही का अर्थ तो आप जानते हैं ना, दूध पीने वाली एक शिशु, नवजात बालिका। देखिए, अब किसान के जीवन में सिर्फ इतना ही दुख नहीं था, दुखों का पहाड़ टूटा था। क्या हुआ था? किसान के घर में एक नन्ही सी बालिका की किलकारियां गूंजी थी। उसके घर में खुशी आई थी कि उसके घर में बेटी का जन्म हुआ था। ये बात बहुत पहले की बता रहा है, किसान उसको याद कर रहा है कि उसके घर में जब बेटी का जन्म हुआ था, बिना दवा दर्पण के घर नहीं, तो उसकी पत्नी ने एक नवजात बालिका को, एक नन्ही सी बालिका को जन्म दिया था, जिसके कारण घर में चहचहाट आ गई थी, खुशियां आ गई थी, आनंद आ गया था। परंतु बीमार होने के कारण, उसकी पत्नी बीमार हो गई थी, किसान की पत्नी बीमार हो गई और समय पर इलाज नहीं होने के कारण वह स्वर्ग चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। इस दृश्य को याद कर करके किसान की आंखें भर आती है। इस दृश्य को, इस घटना को जब वह याद करता है तो उसकी आंखें भर आती है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और बच्चों, बुरा कब लगता है? जब व्यक्ति पैसे के कारण जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और ऐसी घटनाएं आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है। कितने सारे लोग आज भी दवा के इलाज में पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं है, समय पर सुविधाएं नहीं है, समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं, इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या आज ऐसा नहीं होता है? आज भी ऐसा होता है। हमारा भारत देश विविधता वाला देश है, इतनी जनसंख्या है इसकी, तो इसमें बहुत सारे लोगों के साथ आज भी ऐसा ही होता है। देखिए आगे, देख रेख बिना दूध हुई बिटिया 2 दिन बाद मर गई। किसान की पत्नी ने जिस बेटी को जन्म दिया था, उसकी देख रेख नहीं हुई, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो दूध पीने वाली वो नवजात बालिका, वो नन्ही सी बिटिया, अपने माँ के 2 दिन बाद ही इस दुनिया से चली गई। तो बच्चों, जब हम इस चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे मर्म को, हमारे हृदय को छू देने वाली कविता है ये, कि किस करीबी से सुमित्रा नंदन पंत ने एक किसान की मनोव्यथा को महसूस किया है। देखो, कल्पनाएं करना बहुत, कल्पना कर करके कोई भी लिख सकता है, लेकिन जैसे मुंशी प्रेमचंद है, सुमित्रा नंदन पंत है, उन्होंने समाज को निराला है बहुत करीबी से देखा, और जो महसूस किया ना, जो चीज हम पढ़ते हैं ना, उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कल्पना का समावेश है, या फिर उसको कवि ने बहुत करीबी से महसूस किया है। मैंने आपको बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत की माँ की भी मृत्यु हो गई थी जन्म के कुछ समय बाद ही। ठीक है, तो उन्होंने ये जो व्यथा है किसान की, वो भी एक गांव में पैदा हुए थे, तो बहुत करीबी से उन्होंने देखा और उसी को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो इतना समझ में आ गया? आपसे यदि प्रश्न ऐसे ही तो बनते हैं कि किसान की आंखें क्यों भर आती है, तो ऊपर जो घटनाक्रम हुआ है उसके कारण किसान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। आपसे पूछे कि किसान की बेटी की मृत्यु क्यों हो गई थी,
तो उसकी देख रेख नहीं हुई थी, उसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए देख रेख के अभाव में वह नवजात शिशु बालिका की भी मृत्यु हो जाती है। चलिए बच्चों आगे की ओर चलिए। देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू का मतलब है कि किसान के बेटे की पत्नी, किसान का बेटा था ना जिसको जमींदारों के कारिंदों ने सेवकों ने पीट पीट के लाठी से मार दिया था, उसकी पत्नी थी, यानी किसान की जो पुत्रवधू थी लक्ष्मी थी, वह घर की लक्ष्मी थी, पति घातिन यद्यपि, लेकिन उसको क्या कहा गया, पति घातिन, पति को मारने वाली। क्यों कहा गया अभी बताएंगे। देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, किसान को एक एक दृश्य किसान की आंखों के समक्ष साकार हो रहा है कि उसकी सुख की खेती किस प्रकार से उजड़ी, कैसे उसका बेटा मर गया, किस प्रकार से उसकी बैलों की जोड़ी उसके खेत खलियान नीलाम हो गए, कैसे उसकी उजरी चली गई, कैसे उसकी पत्नी उसकी बेटी चली गई। अब बात कर रहा है वो अपनी पुत्र वधू की, ठीक है। घर में विधवा रही पतोहू, बेटी की मृत्यु के बाद घर में जो पुत्र वधू थी वह विधवा हो गई थी, बेटे की मृत्यु हो गई तो उसकी पुत्र वधू विधवा हो गई थी, लक्ष्मी थी, पहले वह लक्ष्मी मानते थे, उसे घर की लक्ष्मी की तरह उसका आदर सत्कार होता था, उसका सम्मान होता था जब उसका पति जिंदा था, तो उसका लक्ष्मी की तरह आदर सम्मान होता था, उसको घर की लक्ष्मी मानते थे, उसके कारण घर में खुशियां और आनंद थी। यद्यपि पति घातन, लेकिन आज उसे किस नाम से पुकारा जा रहा था, पति घातिन, पति को खाने वाली, पति को मारने वाली, पति की हत्यारी। देखो ये जो पंक्तियां है ना, आपको इसमें से एक प्रश्न करना है, और एक बहुत समाज की गहरी विसंगति पर प्रहार किया है कवि ने यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 10th क्लास में कविता पढ़ाई थी ना, कन्यादान कविता, तो मैंने उसमें भी बताया था कि कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए, वो तो एक जीता जागता अस्तित्व है। और हमारे स्टूडेंट्स ने उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर लिखा था, ठीक है, सबका एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने देखा था, याद आया कि नहीं, सबको पता है कि स्टूडेंट्स ने मुझे दिखाया था। तो यहाँ पर भी उस विसंगति को उजागर किया है कि जब एक ये तत्कालीन समाज की बात है कि उस समय महिलाओं की स्थिति को उजागर करता है कि महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी, कितनी शोचनीय थी कि उनके पति के रहते वो घर की लक्ष्मी थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उनको पति घातिन, उनको जाने किन किन नामों से संबोधित किया जाता था। तो क्या जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती थी उस पति को पत्नी घातिन कहते थे? बिल्कुल भी नहीं कहते थे। और आज भी ये विसंगति हमको समाज में देखने को मिलती है। आज हमारा देश शिक्षित हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ तबका आज भी उतना ही पीछे है। मैंने आज भी देखा है, जहां पर मैं रहती हूँ, कार्यरत हूँ, वहां पर जो बहुत दूर दूर के गांव है, आदिवासी हमारी जो जातियां रहती है, और जो बहुत पीड़ित शोषित लोगों को मैंने महिला मंच के माध्यम से देखा है कि आज भी पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, उसको डायन कह देते हैं, और ऐसी घटनाएं मैं नहीं कह रही हूँ, अखबार में भी आपको देखने को मिलते हैं, मैंने देखी कितनी बार, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर में, उसको डायन कहकर भोपा के पास ले जाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, सलाखों से दागते हैं। क्यों भाई? पति की मृत्यु हो गई तो वो डायन हो गई, वह हत्यारी हो गई। पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति तो डायन नहीं होता है, वह नहीं होता है पत्नी का घाती, नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज का जो पुरुष वर्ग का जो दबदबा है, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और जो पुरुष प्रधान समाज है ना, उसमें महिलाओं को इस प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है यदि आज भी, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। और बच्चों, यदि एक महिला के साथ इस प्रकार का अत्याचार होता है तो सिर्फ दोषी पुरुष नहीं होता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उस महिला को पति घातिन और डायन साबित करने के पीछे उसके परिवार में और भी तो महिलाएं होती है, और जो पुरुष उसको घोषित करते हैं तो उनकी भी तो पत्नियां होती है, बेटियां होती है, माँ होती है, बहनें होती है। क्या वहां आसपास में महिलाएं नहीं होती है? लेकिन विरोध कोई नहीं करता है। महिला भी महिला की शत्रु होती है और पुरुष भी होता है, तो उसको इस प्रकार का नाम दिया जाता है। आज हमारे टेलीविजन में देखिए आप, किस किस प्रकार के धारावाहिक चला रखे हैं, नजर, चुड़ैल, डायन, नागिन, ऐसे तो धारावाहिक चलाते हैं। क्यों? क्यों अक्सर महिला को उसमें नागिन बताया जाता है, वही उसी को चुड़ैल बताया जाता है, उसी की नजर लगती है। तो आप देखिए कि हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में ये चीज किससे घोट घोट कर कुट्टी की तरह पिलाई जाती है कि महिलाएं ऐसी होती है। क्यों उसको एक प्रदर्शनी बना दिया जाता है? ये बात बड़ी सोचनीय है। और आप सोच रहे होंगे कि इसे एक पंक्ति के पीछे मैडम 5 मिनट से बोल रहे हैं, क्योंकि
इस चीज को हम बहुत करीब से महसूस करते हैं, देखते हैं कि आज भी देश की आजादी के बाद, स्वतंत्र भारत होने के बाद इस प्रकार की घटनाएं यदि होती है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हम अपने आसपास में ऐसा देखते हैं तो हमें जरूर उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यदि ये सोचेंगे ना मेरा क्या जा रहा है, वो कर देगा वो कर देगा, तो ऐसा करने से ही तो देश जहां है वहीं बैठा रहता है, कभी आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो कर देगा के चक्कर में कोई भी नहीं करता है। ठीक है, देखिए, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। फिर क्या हुआ था कि जब वह विधवा हो गई तो उसको पति घातिन कहने लगे, और जिस महाजन ने किसान का जमीन जायदाद सब कुछ बिकवा दिया था, उसका सब कुछ नीलाम हो चुका था, उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो एक दिन कोतवाल ने, नगर का जो कोतवाल था, उसको ये पता था कि वे क्या है, विधवा है, उसको बलपूर्वक जबरदस्ती पकड़ के अपने घर पे मंगवा लिया। और वहां पर उसके साथ क्या हुआ ये मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जब वह अपने आत्मसम्मान को, अपने नारीत्व को, अपनी गरिमा को, अपने सम्मान को मिटा देती है, तो एक स्वाभिमानी महिला के लिए इससे बुरी चीज और कुछ नहीं हो सकती कि उसका नारीत्व, उसकी गरिमा, उसका सम्मान उससे छिन चुका है, और वह क्या कर लेती है, वही करती है जो एक स्वाभिमानी महिला करती है, वह कुएं में डूबकर आत्महत्या कर लेती है, अपनी जिंदगी को समय से पहले मिटा देती है। तो सोचिए उसकी स्थिति कैसी होती होगी। आज भी कई लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है, बलपूर्वक महिलाओं की इज्जत उनसे लूट ली जाती है, और जब उनको ये लगता है कि आज उनका आत्मसम्मान, उनका नारीत्व उनसे छिन चुका है, तो फिर वह क्या करती है, वह मौत को अपने गले से लगा लेती है। तो विडंबना है ये आज भी हमारे देश की, कि आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। ये सत्य है, और सच कड़वा होता है, कड़वा होता है, लेकिन सच सच ही रहता है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देश की युवा पीढ़ी है, आप भविष्य है। मुझे पता है इस क्लास को बॉयज भी देख रहे हैं, गर्ल्स भी देख रही है, आगे चलकर कोई और भी देखेगा। मेरी सबसे यदि यही गुजारिश है, यदि हम इस प्रजातांत्रिक देश के निवासी हैं और इस धरती पर हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि कभी किसी महिला के साथ इस प्रकार का अत्याचार ना हो। और इस प्रकार का क्या, किसी भी प्रकार का यदि शोषण होता है, तो आप पुरुष या महिला कोई भी हो, आप ये सोच के विरोध करें कि आपके घर में यदि ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। आ गया समझ में? चले आगे की और स्टूडेंट्स। ओके। खैर पैर की जूती जोरू ने सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। सुध का मतलब होता है याद करके, सुध का मतलब क्या होता है, याद करके। और सांप लौटना और छाती फटना, ये क्या है बेटा, मुहावरा है। सांप लौटना, ठीक है, और छाती फटना, छाती फटना का अर्थ क्या होता है, हृदय विदारक दुख, मतलब ऐसा ही नहीं है पीड़ा, इतनी पीड़ा कि ऐसा लगता है कि अब तो हमारी छाती फट जाएगी। ठीक है, और छाती पर सांप लौटना का क्या अर्थ होता है, बताइए, देखिए आप कमेंट, आप बताएंगे छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन है आपका, आपसे नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, खैर पैर की जूती जोरू, अब ये जो पंक्ति है ना, तत्कालीन भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति को उजागर करती है, कि जो किसान इस कदर बर्बाद हो चुका है, लुट चुका है, लेकिन उसके मन में ये भावना तो आ ही जाती है, कौन सी भावना, खैर पैर की जूती जोरू। जोरू यानी पत्नी, उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसके बेटे की, उसकी पुत्र वधु। तो किसान क्या सोचता है, खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है। देखिए आप, पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है, ने सही एक दूसरी आती, यदि एक टूट गई तो दूसरी आ जाती है, किसान ये सोच रहा है। जिस किसान की ये दुर्दशा हो रही है, फिर भी वो पुत्र वधु के बारे में तो ये सोच के संतोष कर लेता है कि पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है, एक मर गई तो क्या हो गया, दूसरी आ जाएगी। लेकिन दुख किस बात का है, कि उसका बेटा चला गया। सोचिए समाज की सोच और मानसिकता, कि बेटे का दर्द तकलीफ सबको होती है, लेकिन बहू की नहीं, क्यों भाई, क्या वो बहू किसी की बेटी नहीं होती है? आज भी, आज भी बहुत सारी बहुओं को तो बेटी की तरह रखा जाता है, बहुत प्यार, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आया, बहुत परिवर्तन आया है। आज महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, लेकिन कुछ कुछ जगह, भले आप माने या नहीं माने, आज भी महिलाओं की वही दुर्दशा है, आज भी उनको पैर की जूती ही समझा जाता है। आप देखिए महिला शिक्षा साक्षरता देखिए आप, कहाँ अमेरिका की महिला साक्षरता 99% और कहाँ हमारी राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत देखिए
कि हमारी महिलाओं की साक्षरता 60% को भी क्रॉस नहीं कर पाई। और भारत देश की देख लीजिए, आज भी महिलाओं की साक्षरता ही सिद्ध करती है कि आज भी पुरुषों से वो कितना पीछे है। आगे बात समझ में, आपको देख लीजिए साक्षरता के आंकड़े आपको पता चल जाएंगे। तो किसान सोचता है कि खैर, कभी कहते हैं कि हताश, पीड़ित, दुखी किसान, लूट चुका, बर्बाद हुआ किसान सोचता है कि खैर कोई बात नहीं, पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है, एक ना सही तो दूसरी आ जाती है, यानी पुत्र वधू मर गई तो कोई बात नहीं, चलो उसको तो भूल जाता है। पर जवान लड़के की, पर उसका जो बेटा जवानी में कारकुनों की, जमींदारों के सेवकों की लाठी से पीट पीट कर मारा गया, जब वह बेटे की स्मृति को याद कर लेता है कि उसका एकमात्र सहारा था जो आज उससे दूर हो चुका है, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती फटने को हो आती है। वह सोचता है कि काश, काश मैं क्यों नहीं मर गया इसकी जगह, काश मेरा बेटा जिंदा होता। और उसके हृदय इतना अधिक दुख से भर जाता है कि उसकी छाती फटने जैसी हो जाती है, अर्थात असीम पीड़ा, असीम दुख की अनुभूति होना। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर बताना है स्टूडेंट्स? आपको बताना है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ओके, चलें आगे। हाँ, देखिए आगे, देखिए आप, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षणभर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब देखिए आगे क्या होता है। पिछले सुख की स्मृति, जब जब किसान अपने बीते हुए सुख की स्मृतियां याद करता है तो उसकी आंखों में पल भर के लिए एक चमक आ जाती है, उसकी आंखों में आनंद, सुकून और खुशियों की अनुभूति होती है। अब ये फिर से आंखों की बात क्यों आ रही है? क्योंकि कविता का नाम ही क्या है? वे आंखें। मैंने क्या कहा था, किसान को अपना भरा पूरा परिवार, पहले उसका लहराते हुए खेत, उसके पशु जानवर जब उसके साथ थे, यानी उसका पूरा एक परिवार था, समृद्ध खुशहाली भरा जीवन था। जब वह अतीत की उन स्मृतियों को याद करता है तो उसकी आंखों में क्या आ जाती है? एक चमक आ जाती है, एक खुशी का अनुभव होता है। लेकिन लेकिन अगले ही पल जब उसको पता चलता है कि आज वह सब कुछ उससे छिन चुका है, तो कैसा लगता है? तुरंत शून्य में गड़कर, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक के समान। आपको पता है कि कील यदि आपके शरीर पर चुभाई जाए तो कितनी कष्ट की अनुभूति होती है। आप देखना, कभी कभी हम बैठे होते हैं ना, आप एकांत में अकेले बैठे होते हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, मतलब आज आप बहुत परेशान है, बाई चांस किसी कारणवश बहुत परेशान है। आप अपने अंकों को ही लीजिए, यदि आपने सोचा है कि आपने 10th बोर्ड में आपको 95% अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है, कि आप 12th बोर्ड में आपने सोचा है कि आपके 98% आएंगे, 95 आएंगे, ओके, इत्तेफाक से बाई चांस, बाई मिस्टेक आपके 85% मार्क्स बने, कितने? 80 या 85। ये मैं कल्पना बता रही हूँ, हकीकत नहीं करना है इसे। तो उस समय ना आप बैठे हैं हताश, परेशान, दुखी, और आप सोचते हैं कि ना 10th क्लास में कितना अच्छी थी मेरी 10th क्लास, कितनी हंसती मस्ती से हम जीवन गुजारते थे, और मेरे 95% आए थे, 92 आए थे। होता है ना, कभी कभी हम पिछले दोस्तों को, अपनी क्लास को याद करते तो बड़ी सुख की अनुभूति होती है ना, और हम बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाते हैं, अकेले बैठे बैठे, ठीक है। और अचानक से कोई आके पुकारता है, ठाकुर, करणी, प्रिया, स्नेहा, किसी को भी, तो आप पीछे यादों में खोए हुए होते हैं। वो तो जैसे ही कोई पुकारता, हाँ, वो पूछता तू मुस्कुरा क्यों रहा था, तो हम क्या कहते? कहाँ मुस्कुरा रहा था? क्योंकि उसने तो हमको देखा है ना, पर हम तो कहाँ थे? अतीत की स्मृतियों में थे। होता है ना ऐसा कभी कभी। तो किसान जब अपने अतीत की स्मृतियों में जाता है कि कभी उसके जीवन में कितनी खुशियां, कितना आनंद हुआ करता था, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, पल भर के लिए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन तुरंत तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, लेकिन अगले ही पल चितवन, वह दृष्टि, अगले ही पल वह दृष्टि शून्य में गड़ जाती है। फिर से वह उसी निराशा, हताशा, पीड़ा भरी एक शून्य स्थिति में चला जाता है, एक जड़वत हो जाता है। जब इसका सब कुछ लूट जाता है ना, वो जड़ के समान हो जाता है। अचानक से वह दृष्टि एक शून्य में गड़ जाती है, किसान फिर से उसी हालत में आ जाता है, निराश, परेशान, हताश, दुखी, और एक जिंदा लाश की तरह बैठ जाता है। और आज की जो स्मृतियां हैं, जब उसका सब कुछ लूट चुका है, तीखी नोक के समान, एक तीखी कील के समान उसके हृदय में चुभती है, उसे तकलीफ देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इतना समझ में आ गया
देखो सदृश यानी समान, तीखी नोक के समान। तो बताइए कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, सबको आता है। ठीक है। आज ये मेरी टेबल है ना, बहुत हिल रही है, इसलिए आपको मैं भी बहुत हिलती डुलती दिख रही होंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे। चलो चलते हैं। ये लो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम्म, हो गया ना आपका पार्ट कंप्लीट? कितनी जल्दी, कितना सरल पार्ट है। अब मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के पास किताब नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास किताब नहीं है, मैडम आप जो क्लास में पढ़ाते हो हम उसी से करते हैं। अब क्वेश्चन में इसलिए लेकर आई हूँ कि आपको पता रहना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और हम जो व्याख्या करते हैं ना उसी के अंदर उसके आंसर होते हैं। चलो करें क्वेश्चन। आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन। ठीक है। देखिए, दो पंक्तियां दी हुई है। ठीक है, कितनी पंक्तियां? दो पंक्तियां। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता मन, हमारी कविता की पहली दो पंक्तियां हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है। और इनमें इसके आधार पर फिर नीचे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। क्वेश्चन देखिए आप। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? दूसरा प्रश्न, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? डरते हुए भी कवि ने किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तब भी वह कविता लिखता, तब भी वह कविता लिखता। बताइए, इन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। ये कुछ मौलिक प्रश्न है, इनमें से कुछ तो आपको अपनी सोच से उत्तर देना है। यदि इनके आंसर मैं दूंगी तो आपकी सोच का, आपकी अभिव्यक्ति का क्या होगा? तो ये छोटे छोटे आंसर हैं, आप मुझे बताएंगे। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? बताइए, किन बातों से डर लगता है आमतौर पर? आपका हो सकता है विचार अलग हो, मेरा अलग हो। जैसे कि आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? अक्सर हमें दूसरों से नहीं, अपनों के खो जाने से डर लगता है। लगता है ना कि कोई हमारा अपना हमसे रूठ ना जाए, हमसे खो ना जाए, हमसे हमारा कुछ चला ना जाए, इन्हीं चीजों से डर लगता है। और किसान, किसान का तो सब कुछ लूट चुका था। व्यक्ति अपनों के आगे हार जाता है जब अपनों को लूटते हुए देखता है ना। आप देखते हो हमारे देश में कितने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं क्या? नहीं आते हैं। लेकिन हमारे घर में यदि किसी को बुखार भी हो जाती है तो हम रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ जुड़ाव हो गया। तो हमें डर किन से लगता है? कर सकते हैं। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया? उन आंखों से डरता है मन। किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? बताइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि को उन आंखों से, किसान की आंखों से डर क्यों लगता है? इस क्वेश्चन का आप अपनी मौलिक कल्पना है मुझे देंगे कल्पना से। आप नहीं देंगे तो अगली क्लास में मैं आपको आंसर बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। ठीक है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? ठीक है। कवि को उन आंखों से डर लगता है, फिर भी वो कवि है। और आपको पता है ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज का प्रतिबिंब होता है। तो कवि ने किसान की आंखों का, उसकी पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है कि वे दिखाना चाहता है कि आजादी के बाद भी हमारे देश में किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी हमदर्दी है किसानों के साथ, उसकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है किसानों के साथ। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? बताइए। डरना नहीं डरना एक अलग बात है, लेकिन कवि अपने काव्य में समाज का प्रतिबिंब दिखाया करता है, तो कवि जरूर कविता लिखता। और हो सकता है आपके विचार मुझसे अलग हो, तो आप भी अपना आंसर दीजिए। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? बताइए, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? ये आपको बता चुकी हूँ ना मैं, पूरी कविता में आप पढ़ चुके हो। आजादी से पहले महाजन, साहूकार, जमींदार, ये सब किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन आजादी के बाद हमारी जो देश की प्रशासनिक नीतियां हैं, हमारे प्रशासन की जो किसानों से संबंधित नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, स्वाधीनता के बाद भी किसानों के लिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए आज हमारी सरकार, उसकी नीतियां, वो भी किसान की दुर्दशा के लिए, उसकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। तो कर सकते हैं ना हम आंसर ऐसे। चले हम आगे के क्वेश्चंस की ओर।
देखिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। ये कहाँ पर पढ़ा था हमने? हमारा जो अंतिम काव्यांश था उसमें पढ़ा था कि पिछले सुख की स्मृति किसान की आंखों में चमक लाती है। इसमें किसान ने किन किन सुखों की ओर संकेत किया? देखिए आप, कितना इजी क्वेश्चन है। किसान के जीवन के जो सुख थे वो कौन कौन से सुख, पहले बताया ना कि जब वो उसको याद करता है तो सुखी होता है कि उसका खेत खलिहान हरे भरे लहराते हुए उसके खेत थे, उसका बेटा था, उसके पास उसकी अपनी एक गाय थी जो उसे दूध दिया करती थी, एक बैलों की जोड़ी थी, उसकी पुत्र वधू थी, उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, एक भरा पूरा परिवार था। तो ये जो सुख की स्मृतियां हैं वो उसकी आंखों में चमक लाती है, लेकिन फिर क्या होता है वो भी आप देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। देखो, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए, वही है संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष। ये व्याख्या ही तो करने को है। उजरी सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, तो इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाते, किसी की भी व्याख्या करनी है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो ये आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्न वही है कि आपको व्याख्या करनी है, इसमें भावार्थ लिखना है। आ गया समझ में? देखिए, आगे चलते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल करें। समझ रहे हैं आप? आज किसान जो है खेती छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, इसके पीछे वही है, नीतियां जिम्मेदार है कि आज भी किसान पहले भी शोषित और पीड़ित था और आज भी है। ठीक है, तो इस विषय पर चर्चा हम क्लास में होते तो जरूर करते, पर यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इस कथन को देखकर आपके मन में जो भी विचार आते हैं ना, आप उस पर एक पेज का आलेख लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप मुझे सेंड करेंगे। विधवा घर में विधवा रही पतोहू खैर पैर की जूती जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। ये प्रश्न आपको 101% करना है मेरे स्टूडेंट्स। आपने 10th में भी मैंने कन्यादान कविता के आधार पर ये प्रश्न करवाया था, और आज फिर कहती हूँ, क्योंकि एक निबंध हमारे एग्जाम में आता है 4 नंबर का, आता है नहीं आता, कम से कम 4 का आता है और ज्यादा का भी आता है। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए, ये तो तत्कालीन समाज की स्थिति है, ठीक है, लेकिन आज के क्या समाज की स्थिति है, तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर लेख लिखें। यानी आपको इसमें दोनों चीजें लिखनी है कि ये पंक्ति तो देखनी है कि उस समय महिलाओं को पैर की एक जूती के समान समझा जाता था, तो आज महिलाओं की कैसी स्थिति है, तो वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर आपको एक लेख लिखना है और 100% लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि आज हमारे देश में समाज में महिलाओं की स्थिति वैसी ही है या उसमें कुछ परिवर्तन आया है या फिर उसमें सुधार की ओर गुंजाइश है। जो भी है, सभी मेरे प्रतिभाशाली होनहार टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे हम एक नवीन विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आपके लिए आप कुशल मंगल रहे, यही मैं कामना करती हूँ। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बाय। जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर दीजिए। कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। ठीक है, कल मिले। ओके।